नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह जो टेस्ट सीरीज है यह एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज है। एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है विश्व इतिहास के कुछ विषय, तो उसका चैप्टर है संस्कृतियों का टकराव। उससे उस चैप्टर से संबंधित टेस्ट सीरीज है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का, ठीक है। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए या डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री के लिए कंप्लीट कोर्स जिनको भी ज्वाइन करना है, वो भी एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स किसी भी परीक्षा के लिए, लेकिन विशेष रूप से बीपीएससी का यह कोर्स लॉन्च हुआ है, इसलिए बीपीएससी की बात कर रहा हूँ, डीएसएसबी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपया कोर्स है की फीस है। इसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलेगा और हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, कंप्यूटराइज नोट्स मिलेगा, पावर पॉइंट नोट्स मिलेगा और सारे लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो विश्व इतिहास के कुछ विषय पुस्तक का नाम है और इसका चैप्टर है संस्कृतियों का टकराव। आइए और इस चैप्टर को अच्छे से देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 आप लोग के टेस्ट सीरीज संख्या 20 है मित्रों, ठीक है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिए। आप लोग देखते नहीं है भैया, क्या करें, वीडियो बनाना बंद कर दें? जब आपको मैं यह वीडियो दिखा रहा हूं इसका मतलब आप प्लेलिस्ट में क्यों नहीं जाते हैं आप? फिर असफल रह जाएंगे, फिर मुझे चिल्लाना पड़ेगा, देखो यहां से प्रश्न आया। वही बात है, रहनी पड़ी रहेगी, ठीक है। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। इसके पहले का सीरीज में करा चुका हूं 10 तक, इसलिए मैं 11 कह रहा हूं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 11, लोगों द्वारा दूसरे स्थानों पर लोगों द्वारा दूसरे लोगों पर स्वामित्व रखने और उन्हें काम करने के लिए मजबूर करने की जो प्रथा है वह क्या है? आई लोगों द्वारा दूसरे लोगों पर स्वामित्व रखने और उन्हें काम करने के लिए मजबूर करने की जो प्रथा है उसे क्या कहते हैं? भैया गुलामी है ना, ये दास प्रथा ही न है कि दूसरे लोगों को मजबूर किया जाए कि गुलाम बनने के लिए, ठीक है, जबरदस्ती काम कराया जाए। तो एक कॉलोनी है, मिशनरी है, गुलामी है। तो सही उत्तर क्या होगा? गुलामी है भैया, ये गुलामी है, पूरी तरह से गुलामी है। ये ऐसी प्रथाएं नहीं होनी चाहिए। स्पष्टीकरण देख लीजिएगा, व्याख्या। सही उत्तर क्या है? गुलामी है। गुलामी से तात्पर्य लोगों द्वारा दूसरे व्यक्तियों पर कब्जा करने और उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करने की प्रथा से है। उसमें संपत्ति के रूप में व्यक्तियों का शोषण किया जाता है, ठीक है, और नियंत्रण भी इसमें शामिल है, ठीक है, नियंत्रण भी इसमें शामिल है। उन्हें उनके बुनियादी मानवाधिकारों और क्षमता से वंचित किया जाता है। यह प्रथा पूरे इतिहास में प्रचलित है। देखिए, दास प्रथा हर सभ्यता में, हर संस्कृति में, हर देश में रही है। हमारे देश में भी दास प्रथा रहा है, लेकिन दास प्रथा का कोई गंदा रूप हमारे वहां नहीं देखने मिला है। दासों के साथ अच्छा व्यवहार भारत में होता था, ठीक है, जिसमें गुलाम बनाए गए व्यक्तियों का उपयोग श्रम करवाया जाता था, कृषि करवाया जाता था, घरेलू काम आदि करवाए जाते थे दासों से, ठीक है। कई देशों में गुलामी की व्यापक रूप से निंदा की गई है और इसे समाप्त कर दिया गया है, लेकिन यह आज भी कुछ रूपों में मौजूद है। वैसे मौजूद तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए थोड़ा बहुत छिटपुट घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो वो अलग मैटर है। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। एक अभियान, अभियान क्या है? मतलब कि अभियान क्या है? अभियान का मतलब क्या होता है? अभियान का मतलब यात्रा, ठीक है, किसी कोई दल किसी जगह पर भेजना, यही अभियान है। तो देखिए अभियान का मतलब क्या है। ए कह रहा है किसी विशेष उद्देश्य से की गई यात्रा। बी है उस देश से बहुत दूर तक एक बस्ती जो उस पर शासन की करती है। तो खोज के उद्देश्यों से यात्रा करना, तो क्या सही होगा? यही किसी विशेष उद्देश्य से यात्रा करना ही क्या है? अभियान है, ठीक है। मतलब इस चैप्टर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभियान का मतलब क्या है? किसी विशेष उद्देश्य से की गई यात्रा। जैसे वास्को डी गामा का अभियान था, कोलंबस का अभियान था, ठीक है। तो किसी विशेष उद्देश्य से की गई यात्रा ही अभियान है। स्पष्टीकरण देख लीजिएगा। अभियान से तात्पर्य किसी विशेष उद्देश्य से की गई यात्रा से है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों या लोगों का समूह वैज्ञानिक अनुसंधान, अन्वेषण या साहसिक कार्य जैसे किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर यात्रा पर निकलता है। और किसी समझौते या खोज के लिए यात्रा के विपरीत एक अभियान गंतव्य या परिणाम के बजाय यात्रा के पीछे की मंशा उद्देश्य पर जोर देता है। कुल मिलाकर एक विशेष उद्देश्य के लिए अगर कोई यात्रा होती है उसे अभियान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। एक जर्मन मानचित्र निर्माता ने किसके सम्मान में अमेरिका का नाम रखा? देखिए, एक जर्मन
मानचित्र निर्माता ने किसके सम्मान में अमेरिका का नाम रखा? कुल मिलाकर अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा है? 4 ऑप्शन है, अमेरिगो वेस्पुसी, क्रिस्टोफर कोलंबस, हेनरी हडसन या फर्डिनेंड मैगलर। तो यह अमेरिगो वेस्पुसी, ठीक है, यह क्या है? मानचित्रकार था अमेरिगो वेस्पुसी, और इसी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम पूरा अमेरिका पड़ा। ठीक है, अमेरिगो वेस्पुसी एक मानचित्रकार था। तो सही उत्तर क्या है? अमेरिगो वेस्पुची। देखिए, अमेरिगो वेस्पुची सही उत्तर है, क्योंकि यह एक इतालवी खोजकर्ता था, मतलब इटली का खोजकर्ता था, इटली का मानचित्रकार था, जिसने अमेरिका की कई यात्राएं की। वह यह पहचानने वाला पहला व्यक्ति था कि क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा खोजी गई भूमि एशिया से अलग एक नया महाद्वीप का हिस्सा है। दरअसल क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को जरूर खोजा था, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने यह नहीं पहचाना था कि यह एशिया से अलग महाद्वीप है, यह एशिया से अलग एक महाद्वीप है। इसकी पहचान किसने किया था? अमेरिगो वेस्पुसी ने किया था। तो अमेरिका नाम इसी के नाम पर पड़ा था। अमेरिका नाम इनके लैटिन नाम अमेरिगोस वेस्पुसी से लिया गया था। ठीक है, और ये क्या था? इटली देश का एक मानचित्रकार था। इसका उपयोग पहली बार 1560 में। अच्छा, अमेरिका का नाम अमेरिका किस समय रखा गया था? 1507 में पहली बार इसका उपयोग किया गया था इस नाम का। कब? 1507 में, 1507 में। ठीक है, इसका उपयोग पहली बार 1507 में जर्मन मानचित्रकार मार्टिन वाल्स मूवर द्वारा मानचित्र पर किया गया था। यह निर्णय नई दुनिया को समझने में वेस्पुसी के योगदान का सम्मान करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो अमेरिका वेस्पुसी नाम किसने रखा था? नाम किसने रखा था? अमेरिका का नाम अमेरिका किसने रखा था? तो यह एक जर्मन मानचित्रकार था। देखिए, जर्मन मानचित्रकार था मार्टिन वाल्स मूलर ने अमेरिका का नाम, मतलब कि उस महाद्वीप का नाम अमेरिका रखा। किसके नाम पर रखा था? अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर रखा था। और अमेरिगो वेस्पुसी का क्या योगदान है कि अमेरिगो वेस्पुसी ने यह बताया कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो इस जगह की खोज किया है, दरअसल वह एशिया महाद्वीप से अलग एक अलग महाद्वीप है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। एक तेज गति से चलने वाला जहाज जिसे आसानी से चलाया जा सकता है और बड़ी मात्रा में माल ले जाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। कारवेल, कॉलोनी, मिशनरी। तो ये सब बहुत ही साधारण ऑप्शन, बहुत साधारण रख दिया हूं ताकि आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, कारवेल क्या है? कारवेल जो था एक जहाज का नाम था। जहाज होता था कारवेल, जो बहुत तेज गति से चलने वाला एक हल्का जहाज होता था, जिसे कारवेल कहते हैं। एक अलग तरह का जहाज जिसे कारवेल कहते हैं, यह बहुत तेज गति से चलता था और छोटा होता था। ठीक है, और जब कोलंबस आया था तो उसके साथ 2 कारवेल आए थे। एक भारी जहाज था और एक भारी जहाज था और 2 हल्के जहाज थे। देखिए, कारवेल एक प्रकार का तेज गति से चलने वाला जहाज है। इसका उपयोग आमतौर पर अन्वेषण के युग के दौरान किया जाता था। मतलब नए महाद्वीपों की खोज करना, नया भौगोलिक खोज करने के लिए कारवेल का प्रयोग किया जाता था। यह अपनी गतिशीलता और बड़ी मात्रा में माल रखने के लिए क्षमता के लिए जाना जाता है। कारवेल को चौकोर और लैटिन पालों के संयोजन के साथ डिजाइन किया गया है, जो उन्हें हवा के खिलाफ कुशलतापूर्वक पालने की अनुमति देता है। इन जहाजों ने 15वीं और 16वीं सदी के अन्वेषण और व्यापारिक मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 15, व्यापार के लिए बेहद बेहतर वस्तुएं, अधिक भूमि और धन की तलाश में अंग्रेज और फ्रांसीसी उत्तरी अमेरिका की यात्रा पर गए। तो ये पूछ रहा है, ये सत्य है या असत्य है? तो व्यापार के लिए बेहतर वस्तुएं, अधिक भूमि और धन की लालसा में अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्री जो है उत्तरी अमेरिका की यात्रा पर गए। तो बिल्कुल सही भैया, वो लालची ही तो थे, उनको धन चाहिए था, भूमि चाहिए थी, वस्तुएं चाहिए थी। तो बिल्कुल सत्य है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। यह कथन सत्य है क्योंकि 16वीं और 17वीं सदी के दौरान अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने मूल्यवान संसाधनों, नए भौगोलिक मार्गों और उपनिवेशीकरण के अवसरों की तलाश में उत्तरी अमेरिका की खोज की। उन्हें फर्श, लकड़ी और कीमती धातुएं जैसी वस्तुएं मिलने की आशा थी, जिनका व्यापार लाभ के लिए किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी संपत्ति और शक्ति बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्रों का विस्तार करने और उपनिवेश स्थापित करने की मांग रखी। मिलाकर उपनिवेश के लिए, धन के लिए ही वह यात्रा किए थे और महाद्वीप की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इतालवी खोजकर्ता था जिन्होंने कैरिबियन में एक द्वीप की खोज की। क्या यह बात सही है?
तो बिल्कुल सही है भाई, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था एक इतालवी खोज करता था। देखिए ये बातें तो असत्य है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, 1 मिनट, हाँ ये सही है, क्योंकि यह इसका जो जन्म हुआ था क्रिस्टोफर कोलंबस का, इटली में हुआ था। इटली में इसका जन्म होता है, लेकिन उसको भेजा का किसके द्वारा गया, किसके द्वारा भेजा गया था? स्पेन के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक इतालवी खोज करता है जिसने कैरिबियन में, मतलब कैरिबियन सागर में एक द्वीप की खोज की थी। तो यह बात क्या है? ये बात बिल्कुल सत्य है। स्पष्टीकरण देख लीजिएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस वास्तव में एक इतालवी खोजकर्ता था जिसे कैरिबियन में एक द्वीप की खोज करने के रूप में श्रेय दिया जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि वास्तव में अमेरिका की खोज नहीं की है, क्योंकि वहां पहले से ही स्वदेशी लोग रहा करते थे। फिर भी उसकी यात्राओं से अमेरिका में यूरोपीय अन्वेषण और उपनिवेशीकरण में वृद्धि हुई, जिसका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, मतलब अमेरिका की खोज तो किया ही था। अमेरिका की खोज किया था किसके लिए? बाकी दुनिया के लिए। ठीक है, ऐसा है। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कोलंबियाई एक्सचेंज को परिभाषित करता है? कोलंबियाई एक्सचेंज को कौन परिभाषित करता है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें। पश्चिमी गोलार्ध में धन को एक भूमि से दूसरी भूमि में बांटना, यह। ठीक है, विकल्प बी जो है आपका सही है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण देख लीजिएगा। कोलंबियाई एक्सचेंज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा के बाद पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों के बीच पौधों, जानवरों एवं प्राकृतिक मानववादी प्रौद्योगिकी एवं विचार के व्यापक हस्तांतरण को संदर्भित करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18। कोलंबियन एक्सचेंज पश्चिम और पूर्व से माल का व्यापार करता था। यह क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। कोलंबस की यात्राओं ने अमेरिका को कैसे प्रभावित किया? बताइए, क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा ने अमेरिका को कैसे प्रभावित किया? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, तो देखिए कैसे प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? खोजकर्ताओं और बसने वालों ने वेस्ट इंडीज को उपनिवेश बनाने की अपनी योजना छोड़ दी। भारतीय कोलंबस के पास के साथ एशिया लौट आए। कोलंबस ने यूरोपीय लोगों को अमेरिका का रास्ता दिखाया। भारतीयों ने यूरोपीय लोगों को दिखाया कि मजबूत घोड़े कैसे पैदा होते हैं। ये थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। ये देखिए 18 और 19 जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। कुछ प्रश्न है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। प्रश्न संख्या 20। कौन सा सर्वश्रेष्ठ उन कारकों का वर्णन करता है जिन्होंने कार्टज को एस्टेक को हराने में सक्षम बनाया? कॉर्टेज नहीं है, कोर्टेज है। कोर्टेज जो हमने बताया था, कोर्टेज जो है क्या है? गवर्नर था। कोलंबस के बाद स्पेन का गवर्नर कौन हुआ? कोलंबस के बाद स्पेनी गवर्नर हुआ कौन? अमेरिका का, कोर्टेज। ठीक है, तो कोर्टेज ने एस्टेक समुदाय को हराया था। क्यों हराया था? कोर्टेज जो था गवर्नर था भाई। ठीक है, मतलब कोलंबस पहला गवर्नर, द्वीप की खोज करता है, अमेरिका की खोज करता है स्पेनी गवर्नर। उसके बाद कोलंबस के बाद कौन गवर्नर बनता है? एस्टेक बनता है। तो कोर्टेज जो था एस्टेक समुदाय पर को हराया था। एस्टेक समुदाय जो वहां पर था उसे हराया था। तो वह कैसे हराया था? क्या रीजन था? धातु कवच, बंदूकें, घोड़े और के द्वारा हराया था, या पत्थर के हथियार, बंदूकें और सहयोगियों के द्वारा, या बड़ी सेनाएं, बेहतर हथियार और घोड़े, या रोग सहयोगी और अधिक पुरुष के द्वारा? तो ये है आपका होगा। ठीक है, धातु कवच। देखिए उनके पास क्या था? कोर्टेज के पास या स्पेनी जो सेना थी उनके पास धातु कवच था, बंदूकें थी, घोड़े थे और उनके पास अच्छी सेनाएं थी, उनके सहयोग करने वाले भी लोग थे। इसीलिए स्पेनी लोग जो है अच्छे से आराम से एस्टेक समुदाय को हरा देते हैं। तो ये आपका विकल्प ए जो है वह आपका सही है। कोर्टेज कई कारकों कारण एस्टेक को हराने में सक्षम था। धातु कवच की शुरुआत ने उसके सैनिकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान की, जिससे उन्हें युद्ध में लाभ मिला। एस्टेक के पत्थर के, अब देखिए एस्टेक लोगों के पास क्या था? पत्थर के हथियार की तुलना में अधिक उन्नत हथियार। मस्कट ने कोर्टेज की सेना को अधिक नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी। ठीक है, घोड़ों ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह घोड़े भी ले गए थे अपने नाव में बैठाकर। ठीक है, गतिशीलता और भय प्रदान किया। अंत में कोर्टेज ने स्वदेशी समूहों के साथ गठबंधन बनाया जो एस्टेक के दुश्मन थे, जिससे उनकी सेनाएं बढ़ गई। ठीक है, और एस्टेक साम्राज्य कमजोर हो गया। कुल मिलाकर जैसे भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया? भारतीयों को ही अपने सेना में शामिल कर लिया। ठीक है, और लड़ते थे। उसी तरह वहां पर उन्होंने भी किया। वहां का कुछ मूल निवासी जो एस्टेक समुदाय के दुश्मन थे उनको अपनी सेना में भर्ती करके वो लड़ाई कर दिए। ठीक है, उनकी सेनाएं भी बढ़ गई। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।